चंद्रशेखर एक तरफ कहते हैं कि भाई दलितों की जो है आप दावेदारी करते हैं, तो दलित तो जिनको आप दलित कह रहे हो उनकी संख्या यानी एससी की संख्या उत्तर प्रदेश में 22% है, उसके हिसाब से तो 85 सीटें बनती है। तो आप 85 सीटें मांगो, आप 5 सीटें क्यों मांग रहे हैं? ओबीसी जी कह रहे हैं कि 26 सीटें हमें चाहिए। राजभर जी ने कहा भाई मैं गारंटी नहीं दे सकता, बात रख सकता हूं सामने। उन्होंने अखिलेश जी के सामने बात रखी, उन्होंने कहा भी 5-6 सीटें दे सकते हैं, मना कर दिया, गठबंधन अलग हो गए। मैं यहां एक सवाल यह करना चाहता हूं, अगर माननीय असदुद्दीन ओवैसी जी वो जो 5-6 सीट थी उन्हीं को ले लेते या उनसे बात करते, हो सकता है अखिलेश जी 5-6 सीट दे रहे, 10 सीट दे देते, वो सीटें ले लेते और वो सारी सीटें निश्चित रूप से वो जीत कर आते। जिस इतने बड़े प्रदेश में उनका कोई आधार नहीं था, उनका एक बेस बन जाता, उनकी एक जड़ यहां पर जम जाती। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा, और इस वक्त मेरे साथ हैं राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। और आपने उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं कुछ ही दिनों पर, उसमें इन्होंने जो समाजवादी पार्टी है उसके साथ गठबंधन करके बिना किसी शर्त के अपना समर्थन जो है वो दिया है समाजवादी पार्टी को। तो सर, ऐसे में आपसे पहला सवाल सीधे तौर पे यही बनता है कि उत्तर प्रदेश में मैदान में कई पार्टियां हैं जो बीजेपी को टक्कर देने के लिए पूरी कोशिशें कर रही हैं, ऐसे में आपको समाजवादी पार्टी पर ही इतना भरोसा कैसे? देखिए, उसके कई कारण हैं। एक उसका कारण यह है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी बीजेपी को पूरी तरह से हराने की स्थिति में है, उसे बहुत स्ट्रांगली टक्कर देने की स्थिति में है, तो वो है समाजवादी पार्टी। क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ में जिस तरह से पूरे प्रदेश का जनमत जुड़ता चला जा रहा है और इसके साथ साथ मैक्सिमम ओबीसी समाजवादी पार्टी के साथ में जुड़ चुका है, और वो पढ़ा लिखा वर्ग जो जानता है कि बीजेपी ने कितनी तबाही मचाई है और बीजेपी ने इस प्रदेश को और देश को जिस तरह से गर्क में डाल दिया है, बीजेपी से छुटकारा पाना जरूरी है। और उसको हराने की स्थिति में अगर कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है। इसलिए जो पढ़ा लिखा वर्ग है मैक्सिमम, वो समाजवादी पार्टी के साथ में जुड़ता चला जा रहा है। और इसके अलावा और जो मैं कारण आपको बताऊं, वो एक कारण यह है कि आज की तारीख में जो सारी चीजें नजर आ रही हैं, उन चीजों में समाजवादी पार्टी का जो एजेंडा है, या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी का जो सभी को, बिखरे हुओं को, सबको साथ लेने की जो उसकी वर्तमान में अखिलेश यादव जी की नीति है, उन सारी चीजों को देखते हुए हमने बीजेपी को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ में बिना किसी शर्त के और बिना कोई एक सीट लिए गठबंधन किया है। केवल समर्थन की बात नहीं है, समर्थन तो यह है कि आप आज आपने समर्थन कर दिया और घर बैठ के, नहीं, हम केवल समर्थन नहीं कर रहे, हमने गठबंधन किया है। तो हम सपा और सपा गठबंधन के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं, उनको जिताने के लिए हमने पूरी ताकत अपनी लगा रखी है। हमारी पूरी टीम उत्तर प्रदेश में जो भी है वो लगी हुई है, काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें कि जहां भी प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, गृह मंत्री तक जब जाते हैं मुजफ्फरनगर तो कहते हैं कि दंगे लोगों को याद है, और अगर आप चाहते हैं कि दंगे ना हो दोबारा तो आपको कमल का बटन दबाना है। बिल्कुल, दंगे याद हैं लोगों को। गुजरात का दंगा कोई भूला नहीं है, किस तरह से गोधरा में हत्याकांड किया गया और उसके बाद में किस तरह से गुजरात में दंगे किए गए, कोई भूला नहीं है। दंगे सबको याद हैं। और किस तरह से 1992 में बाबरी मस्जिद के बाद में दंगे कराए गए, किस तरह से बॉम्बे में नरसंहार हुआ, कोई उसे भूला नहीं है। और किस तरह से किसानों को दंगाई कहा गया, किसानों को आतंकवादी कहा गया, किसानों को खालिस्तानी कहा गया, उसे कोई भूला नहीं है। जिस कैराना की बात करते हैं, दंगे वो नहीं, दंगे वो हैं। क्योंकि वहां तो जिस कैराना की बात करते हैं वहां तो स्वर्गीय हुकम सिंह जी जिन्होंने ये बात कही थी, उनकी बेटी ने खुद कह दिया, उनके बेटे ने कह दिया, स्वयं हुकम सिंह जी उस समय कह के गए थे कि ये जो सारी चीजें हैं, ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, सब गलत है। मैंने जो बात कही थी वो लॉ एंड ऑर्डर की
सिलसिले में बात कही थी। यहां से कोई व्यक्ति पलायन इसकी वजह से करके गया है, धर्म के कारण उस पर अत्याचार हुआ हो, ये गलत है। लाखों लोगों की सभा में श्री हुकम सिंह जी ने, स्वर्गीय हुकम सिंह जी ने ये बात कही थी। तो ये जो कर रहे हैं, ये उस लकीर को जबरदस्ती पीट रहे हैं, उसका इन्हें कोई लाभ मिलेगा नहीं, चाहे गृह मंत्री कहें और चाहे वहां के वो मुख्यमंत्री कहें योगी आदित्यनाथ जी। अब दिक्कत क्या है, इनके पास में इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए सारी चीजें कर। मुख्यमंत्री तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि चोला समाजवादी प्लस सोच दंगावादी प्लस सपने परिवारवादी इज इक्वल टू तमंचावादी। नहीं, ये जो है ना, ये सारी की सारी सोच पूरी तरह से मुख्यमंत्री पर जो है पूरी तरह से फिट बैठती हैं। क्या कभी समाजवादी ने ठोको नीति की बात करी? नहीं करी। समाजवादी पार्टी ने करी? नहीं करी। उसके किसी नेता ने करी? नहीं करी। तमंचा की भाषा किसी ने करी? नहीं करी। कौन कर रहा तमंचा की भाषा? एक योगी, एक सन्यासी का चोला पहने हुए व्यक्ति, एक मुख्यमंत्री जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, जिस 10 तारीख के बाद में जिस मुख्यमंत्री को जाना ही पड़ेगा, उसमें मठ में जिस मठ से वो आए थे। और ये जो भाषा है, मैं समझता हूं ये चवन्नी छाप गुंडों की भाषा है जिसे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री तय करें, क्या वो चवन्नी छाप गुंडे हैं जो ये भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो वाकई में जो योगी कहते हैं, कहलाते अपने आप को, और सन्यासी का चोला पहने हैं, वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ये बात उनको तय करनी पड़ेगी। जो ठोको नीति है, उस ठोको नीति के तहत जितने एनकाउंटर किए गए, 117 फर्जी एनकाउंटर के जो मुकदमे हैं, वो मुकदमा आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसके विषय में आपने कई बार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस श्री मदन बी लोकुर जी को सुना होगा, उन्होंने कई बार ये बात कही भी है। ये स्थिति है। जंगल राज के विषय में किसने कहा? उत्तर प्रदेश के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो ये सब कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काल में हुआ। अब उनको वो सारी चीजें याद आ रही हैं। कल मैनपुरी के करहल से अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया अखिलेश यादव ने, और उसके थोड़ी देर बाद हमने देखा कि एसपी सिंह बघेल जो कानून और न्याय मंत्री हैं, उनको वहां से उतारा गया मैनपुरी के करहल से। तो और अब जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो कहते हैं ट्वीट करके कि करहल सीट से जो साइकिल है उसकी हवा निकलने वाली है, पंचर होने वाली है और कमल खिल के आएगा वहां से। कमल नहीं खिलेगा, कमल ऑलरेडी मुरझा चुका है। और जो एसपी सिंह बघेल उतारा है, इसकी जमानत जब्त होगी। और मैं बता रहा हूं, ये वही एसपी सिंह बघेल है जो आगरा की रिजर्व सीट से है, वो ओबीसी गडरिया है, वो गडरिया, और जिसने फर्जी एससी का सर्टिफिकेट बनवा रखा है। इसके विषय में हाई कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और हम लोग इस चुनाव के बाद में उसकी एफआईआर भी कराने जा रहे हैं, एसपी सिंह बघेल की, जिसने जो इस सारे फर्जीवाड़े के माध्यम से जो शेड्यूल कास्ट की सीट है, एससी सीट है लोकसभा की, उस पर इलेक्शन लड़के वो जीता हुआ है। तो ये सारा फर्जीवाड़ा और ये सब कुछ पूरी जनता को सबूतों सहित हम दिखाएंगे। एक जगह वो अपने आप को कहता है वो कि जनरल सीट का है, वो क्षत्रिय अपने आप को बताता है। ये उसके सारे पर्चे हैं, मेरे पास सारे पर्चे हैं, मैं दिखाऊंगा। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस चला उसमें सारी कापियां लगी हुई हैं, तो वो दिखाएंगे जो सब लोगों को। तो एक तरफ कहता है अपने आप को ठाकुर, एक तरफ कहता है ओबीसी पाल, वो गडरिया है वो और उसका पूरा परिवार, और एक तरफ एससी का सर्टिफिकेट फर्जी बनवा के वो चुनाव लड़ता है। और अब वो आ रहा है अखिलेश यादव के सामने। अखिलेश यादव जी कम से कम 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे, ये पक्की बात है। और एसपी सिंह बघेल की जमानत जब्त होगी। और हम भी आ रहे हैं चुनाव प्रचार में, ये सारी चीजें दिखा के नंगा करेंगे वहीं, चिंता बात नहीं है कोई भी। लेकिन ये तो सारे जो वार प्रतिवार है, ये तो अलग चीजें हैं। लेकिन इसके अलावा एक और बात यहाँ जिसको काफी उठाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो बाकी की पार्टियां हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद अब अलग से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले गठबंधन में आने की बातें हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए समाजवादी पार्टी पे कि उन्हें नहीं चाहिए वंचितों का वोट, और उसके बाद उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का, अपना गठबंधन बनाने का उन्होंने ऐलान किया। उसके अलावा हम देखते हैं कि असदुद्दीन अवैसी, मामन मेश्राम और बाबू सिंह कुशवाहा ने भी 5 दलों के साथ मिलकर अपनी उन्होंने गठबंधन तैयार कर ली है। तो ऐसे में इन वोटों का कितना फर्क पड़ेगा समाजवादी पार्टी को चुनाव में? नहीं, देखिए, जो ये आप बात कर रहे हैं कि इनका कितना असर पड़ेगा, मैं नहीं जानता कि कितना असर पड़ेगा। पड़ भी सकता है, पर मैं आपको इस विषय में कुछ चीजें बताऊं। जो आपने बातें कही हैं, तो मैं समझता हूं जनता के सामने वो सारी चीजें आनी चाहिए। आप मुझे 2 मिनट का समय जरूर दें, क्योंकि इन बातों को बताने में थोड़ा सा समय लगेगा। आपने कहा कि गठबंधन नहीं हुआ और उन्होंने आरोप लगाया चंद्रशेखर ने कि भाई समाजवादी पार्टी को दलित समाज की वोट नहीं चाहिए, ये जो आरोप लगाया, मैं समझता हूं ये आरोप पूरी तरह से झूठा है, पूरी तरह से गलत है।
आप मेरी बात छोड़िए, आप पूरी लिस्ट देखिए। समाजवादी पार्टी ने जिन कैंडिडेट्स को खड़ा किया है, समाजवादी पार्टी ने, वो तो हर किसी की बाध्यता है कि भाई जितनी 85 सीटें जो रिजर्व हैं उन सीटों पर खड़ा करेंगे, लेकिन जिस पर्टिकुलर समाज पर ये आरोप लगा, जिस पर्टिकुलर समाज के विषय में उन पर आरोप लगा, विशेषकर जाटव समाज के ऊपर, जो मायावती जी का कोर वोट बैंक है जिसकी बात कर रहे हैं, उस विषय में जो सारी बातें हुई हैं, गाजियाबाद जनरल सीट है, गाजियाबाद जनरल सीट से जाटव समाज के व्यक्ति को, विशाल वर्मा को टिकट दिया गया है। इस चीज को सोचने की जरूरत। दूसरा, जाटव समाज के लोगों को काफी मात्रा में इस बार समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। तो यह कहना कि दलितों का साथ नहीं चाहिए, यह बिल्कुल गलत है। दूसरी बात यह है कि लोगों को यह भी समझने की जरूरत है, हम नहीं जानते, आप और हम सब नहीं जानते कि चंद्रशेखर जी की और अखिलेश यादव जी की आपस में क्या बात हुई है, या साथ में ओम प्रकाश राजभर जी हो तो उनकी आपस में क्या बात हुई है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो बातें सामने आ रही हैं उसमें 2-3 चीजों का जिक्र करना जरूरी है। अखिलेश जी के माध्यम से आ रही है कि वो 2 सीट देना चाहते हैं, और चंद्रशेखर जो है 5 सीटें मांग रहे हैं। राजभर जी की तरफ से भी आ रहा है कि नहीं भी 3 सीटें दी जाएंगी, और भी कुछ बातें हो रही। एक इस तरह की भी बात आ रही कि 3 सीटें दी जा रही, एक उनको मंत्री बनाया जा रहा, और मंत्री बनाने के बाद उनको एमएलसी बनाया जाएगा। ये भी बातें आ रही हैं। पर मैं बाकी सारी चीजों को छोड़ के मैं 2 बातों को मानता हूं कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि 2 सीट हम देने को तैयार हैं, और चंद्रशेखर मांग रहे हैं 5 सीट। चंद्रशेखर एक जगह यह भी कह रहे हैं, जब वो अपनी पहली लिस्ट, जब गठबंधन खत्म हो गया और अपनी पहली लिस्ट जारी करते हैं तो उसमें 33-34 लोगों की लिस्ट जारी करते हैं। उसमें वो कहते हैं कि हम इतनी सीटें तो मांग रहे थे गठबंधन में, 33-34 सीटें। तो क्या आप 33-34 सीटें मांग रहे थे, फिर 5 की बात क्यों कर रहे थे? आप लीडर हैं, आप ऐसे तो नहीं, आम आदमी तो है नहीं आप, जो बात हो रही है। दूसरी बात यह है, चंद्रशेखर एक तरफ कहते हैं कि भाई दलितों की जो है आप दावेदारी करते हैं, तो दलित, तो जिनको आप दलित कह रहे हो उनकी संख्या यानी कि एससी की संख्या उत्तर प्रदेश में 22% है, उसके हिसाब से तो 85 सीटें बनती है। तो आप 85 सीटें मांगो, आप 5 सीटें क्यों मांग रहे हैं आप? और 2 सीटें वो देने को तैयार हैं, और ओम प्रकाश राजभर जी के साथ में वो TV9 वगैरह जिस पे जो है ये सारा इंटरव्यू चला ओम प्रकाश राजभर जी का और चंद्रशेखर, उसमें वो 3 सीटों के लिए रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। ये कितना सही है कि आप रो और गिड़गिड़ा रहे मात्र 3 सीटों के लिए, और फिर बाद में आप कहते हैं कि हम आपके साथ में जो आने को तैयार हैं। आप जो है आप कहिए कि छोटे भाई हैं, हमें इलेक्शन लड़ाएं, बीजेपी को हराने के लिए हम आने को तैयार हैं। तो अखिलेश जी ने तो कह दिया आप आइए, छोटे भाई हैं, आप आइए, साथ में मिलकर लड़ाइए इलेक्शन। क्यों नहीं गए आप? आपने अलग गठबंधन बना लिया। तो ये जो वोटें कटेंगी वो 100 हो, 200 हो, 500 हो, 1000 हो, जो भी हो, ये बीजेपी के कोर वोट में से नहीं कटेंगी। ये जो पूरे बहुजन समाज का वोट है, यानी बीजेपी के कोर वोट से अलग हटके जो वोट है, उसी वोट में तो कटेंगे। निश्चित रूप से जब ये कटेंगी तो इसका नुकसान हो सकता है कहीं भी। तो फिर आप बीजेपी को हटाने की, उसे पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की बात किस आधार पर कर रहे हो? फिर तो आप ये वोट काटने वाली स्थिति होगी। एक चीज जो आपने कही ओबीसी जी की और वामन मेश्राम जी की, ठीक वही काम वो कर रहे हैं। वामन मेश्राम जी, ओबीसी और बाबू सिंह कुशवाहा, उन तीनों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है। उसका नाम शायद सामाजिक परिवर्तन मोर्चा करके कुछ है, इस तरह से आपने बना लिया। आपने, मैं एक सवाल, आपने देखा होगा लल्लन टॉप पर ओम प्रकाश राजभर जी का 2.25 घंटे का एक इंटरव्यू है, मैं उसमें सवाल बात हूं। उसमें उन्होंने जब सवाल पूछा गया, आप तो उनके साथ भी थे, ओबीसी जी के साथ में, उन्होंने कहा बिल्कुल था मैं। तो फिर आपने उनको छोड़ के चले गए, आप उनको धोखा दे दिया आपने कि नहीं, धोखे की बात नहीं थी। हमने बाकायदा कहा कि भाई बात जो है वो करी जाए जो संभव हो सकती है। हम बजाय, उनके शब्द ये हैं कि बजाय हम 100 सीट मांगने के, हम 100 सीट मांगे और जीते एक भी नहीं, इसलिए हम 10 सीट मांगे, 10 की 10 जीत के आ जाए तो ये बेहतर है। तो ये सब बात हुई, तो हुआ तय ये कि ओबीसी और ये जो सारे लोग हैं, इन्होंने कहा कि ठीक है आप अखिलेश जी से बात करो। वो अखिलेश जी से बात करने गए, तो उस समय जब बात करने गए उस समय यह तय हुआ था, ओबीसी जी, जैसा उस इंटरव्यू से पता लग रहा, ओबीसी जी कह रहे हैं कि 26 सीटें हमें चाहिए। राजभर जी ने कहा भाई मैं गारंटी नहीं दे सकता, बात रख सकता हूं सामने। उन्होंने अखिलेश जी के सामने बात रखी, उन्होंने कहा भी 5-6 सीटें दे सकते हैं, मना कर दिया, गठबंधन अलग हो गए। मैं यहां एक सवाल यह करना चाहता हूं, अगर माननीय असदुद्दीन ओवैसी जी वो जो 5-6 सीट थी उन्हीं को ले लेते हैं,
या उनसे बात करते, हो सकता है अखिलेश जी 5-6 सीट दे रहे, 10 सीट दे देते, वो सीटें ले लेते और वो सारी सीटें निश्चित रूप से वो जीत कर आते। जिस इतने बड़े प्रदेश में उनका कोई आधार नहीं था, उनका एक बेस बन जाता, उनकी एक जड़ यहां पर जम जाती। क्या ये अच्छा नहीं था? और दूसरा, जिस तरह से लोग उन पर ये आरोप लगाते हैं ओवैसी जी पर कि भाई आप तो जो है बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, आप तो बीजेपी की बी टीम या बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, तो क्या ये गठबंधन अगर हो जाता 5-6 सीटें लेके ही, हमेशा के लिए वो दाग, वो धब्बा जो उन पर लगाया जाता, जो आरोप उन पर लगाया जाता, वो खत्म नहीं हो जाता? अब हो क्या गया? अब उसमें ओवैसी जी पर वो आरोप लगातार जारी है, उन्हीं के समाज के लोग लगा रहे हैं, बाकी औरों को छोड़ दें। और उसमें शामिल हो गए वामन मेश्राम जी भी। तो वामन मेश्राम जी भी क्या अब बीजेपी के हाथ की कठपुतली या हिस्सा या उन्हीं के लिए काम करने वाले नहीं हो गए? तो जो आरोप ओवैसी पे लग रहा है, वही आरोप क्या अब इस समय वामन मेश्राम पे नहीं लगेगा? आप पूरे जीवन भर ब्राह्मण को गाली देते रहे और अब आप इस समय में उनके साथ में मिल गए। जो वोट कटेगा वो, फिर मैं कह रहा हूं, बीजेपी का कोर वोट नहीं कटेगा, वो वोट इसी में से कटेगा। यानी जो सपा गठबंधन है, बहुजन का जो वोट है वो कटेगा। उसका फायदा किसको होगा? स्वाभाविक है बीजेपी को होगा। तो ये जो सारी स्थिति है, सबको इसको भी कैलकुलेट करना है। इसीलिए मैं कहता हूं, हमने जो गठबंधन किया बिना किसी शर्त के किया, बिना किसी सीट के किया, ताकि बीजेपी को पूरी तरह से हराया जा सके। उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो क्या ये बेहतर नहीं था कि सब थोड़ी थोड़ी सीट लेके लड़ते, आप जीत के आते? कल एक तस्वीर सामने आई पार्लियामेंट से, जहां पे हमने देखा कि स्मृति ईरानी जो है वो पैर छू रही हैं मुलायम सिंह यादव के, और वो उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। और इससे पहले भी अपने एक इंटरव्यू में कह चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी की, तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी पे, कि हमने नहीं कहा था संसद से कि आप दोबारा जीत के आइए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, या इस तरीके की जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं अब। तो ऐसे में जो इल्जाम आप लगा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी पे, वो उल्टा समाजवादी पार्टी पे ही आरोप लगाते हैं। नहीं, ये आरोप बिल्कुल निराधार है, मैं इसको नहीं मानता। वैसे भी एक सामान्य कर्टसी होती है, ये यूं कहें कि हमारे देश की कहीं सभ्यता में ये है कि कोई बड़ा है, कोई बुजुर्ग है। देखिए, माननीय मुलायम सिंह जी, मैं समझता हूं 80-85 की उम्र इस समय है उनकी। अगर कोई सांसद, चाहे स्मृति ईरानी हो, कोई भी उनके पैर छूले और वो उसमें उनको आशीर्वाद देते हैं, तो इसको ऐसा नहीं मानना चाहिए। और ये सारी चीजें जो कई बार जो चलती है, पर वो चीज, वो आशीर्वाद देना, मुंह से यूं कह देना, वो अपनी जगह है। और आप जो कर रहे हो, कहे एक व्यक्ति तो कह रहा, उसको आप उठा रहे हो, एक व्यक्ति कर रहा है, तो जो कहने वाला वो ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये जो व्यक्ति कर रहा है, उस समाज की वोटों को बांटने का जो काम कर रहा है, वो बड़ी बात है। मैं समझता हूं ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप उसी समाज की वोटों को बांट रहे हो। तो जिस तरह से आप देखिए, ओवैसी साहब हैं, ओवैसी साहब ने, जहां तक मेरी जानकारी अभी तक आ रही है, कह रहे हैं 100 सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट खड़ी, मैक्सिमम मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए गए हैं। ये वोट जो बटेगा, जितना भी बटे, फिर कह रहा हूं 100, 200, 500, 1000 जो भी बटे, आखिर बटेगा तो उसी का ना, और उसका फायदा बीजेपी हो सकती है, बीजेपी को हो सकता है। क्योंकि कई जगह जो जीत होती है, पीछे भी करीब 40-50 सीटों पर जो जीत हुई है, वो 200, 400, 500, 1000, 2000 तक में जीत हुई है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी को इस सत्ता से उखाड़ के फेंकना, उसे पूरी तरह से पराजित करना बहुत जरूरी है, तभी देश बचेगा, अन्यथा आने वाली पीढ़ियां तक तबाह हो जाएंगे। इसको देखते हुए राजनीतिक पार्टियों को सबको निर्णय लेना चाहिए। एक तरफ समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर रही है बीजेपी पे, महिला सुरक्षा को लेके, व्यवस्था को लेके, कानून व्यवस्था को लेके प्रदेश में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपर्णा यादव खुद वो पहुंच जाती हैं बीजेपी में, और अब उनको स्टार प्रचारक बना के उतारा जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनको चेहरा बना के वो पेश करने वाले हैं। ये केवल एक सांकेतिक वो है। अपर्णा जी के पास में वोट क्या है, क्या फॉलोइंग है उनकी? अगर कुछ भी है तो वो उस परिवार से हैं, माननीय मुलायम सिंह जी के परिवार से हैं, उनकी सिर्फ यही तो फॉलोइंग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ में वोट बैंक है। वोट शायद उनके अलावा दूसरी नहीं होगी, उनके पति होंगे, उन्हीं की वोट होगी, और किसी की वोट नहीं मिलेगी उनको। ये चीज सब जानते हैं, सबको मालूम है। तो उन्हें स्टार प्रचारक बनाए या कुछ भी बनाए, इससे इन वोटों पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह से जान चुकी है कि इस प्रदेश की पूरी मतलब तबाही के लिए जिम्मेदार कौन है, वो है बीजेपी। लोग भूले नहीं है वो गंगा में बहती हुई लाशें, जो हजारों की संख्या में, जिन्हें चील कौए गिद्ध खा रहे थे, कोई भूला नहीं है। वो गंगा की रेत में इलाहाबाद में
कानपुर में, उन्नाव में गड़ी हुई जो रेत में गड़ी हुई जो लाशें हैं, उन्हें भूला नहीं कोई भी। उसे भूला नहीं, चाहे लखनऊ का वो हो, चाहे बनारस का हो, चाहे इलाहाबाद का हो। लखनऊ और इलाहाबाद जैसे क्षेत्र में तो ऐसे भी किया गया कि जो दीवारें हैं, शमशान घाट की दीवारें, उनको और ऊंचा टीन वगैरह से ढका गया ताकि जो अंदर लाशें जल रही हैं लगातार, उनका जो है पता ही न लगे। मर गए हैं 80-90 लोग दिखाए जा रहे हैं, 3-4 लोग, सबको आंकड़ा मालूम है। बनारस में तो यह हाल हुआ कि 24 घंटे लाश जल रही, और वो जलती हुई लाशों का जो मशीन, जलाने वाली जो मशीनें हैं, वो भी पिघल गई और आखिर में बंद हो गई। ये स्थिति रही। तो उस सबको कोई भूला नहीं है। वो डॉक्टर, अस्पताल, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवाई के लिए जो मारे मारे घूमते रहे लोग, वो नजारा किसी ने भूला नहीं है। और वो भी नहीं भूले जो किसानों का इस तरह से बहुत नृशंसता के साथ में हत्या की गई। हत्याकांड, ऐसा जघन्य हत्याकांड भारत के आजादी के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक गृह राज्य मंत्री, उसने षड्यंत्र रचा हो, उसका बेटा गृह राज्य मंत्री की गाड़ी और साथ में 3 और गाड़ियां हो, और उनसे किसानों को कुचलता हुआ चला जाए। सबको याद है। आखिरी सवाल, देश के प्रधानमंत्री का कहना है, क्योंकि बजट सत्र भी शुरू हो चुका है देश में, तो उनका कहना है कि चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन बजट सत्र को सभी जितने भी सांसद हैं वो मिलकर फलदायी बनाएं और चुनाव को फिलहाल छोड़कर वो इस ओर ध्यान दें। इस पर क्या कहेंगे आप? ये सब बीजेपी की जो है ना, इन सारी चीजों से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करना है कि भाई लोग उनकी बातों में आ जाए, लेकिन लोग उनकी बातों में नहीं आएंगे। असली जो मुद्दा है वो चुनाव ही है। इस समय बजट है, ठीक है, आप करिए, जो सांसद है उस पर चर्चा करेंगे। ये तो प्रक्रिया है, लोकसभा की, राज्यसभा की, संसद की कार्रवाई है, प्रक्रिया है जो होनी है, उस पर चर्चा भी होगी। लेकिन जहां तक चुनाव की बात है, क्या बजट के लिए चुनाव को छोड़ दें लोग बाग? क्या जो लोग प्रचार कर रहे हैं उन सबको बुलाना चाह रहे हो आपके? भैया यहाँ आके संसद में चर्चा करो। जो सत्र हुए थे उसमें प्रधानमंत्री नदारद थे, तो ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री क्यों नदारद हैं। तो प्रधानमंत्री जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से लोगों को नासमझ समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लोग सारी चीजें समझ रहे हैं और समझ के ही इस चुनाव में बीजेपी को उखाड़ के फेंकेंगे। और रही प्रधानमंत्री जी की बात, क्या करना। अभी एनसीसी का एक वो, उसमें जो है वो प्रधानमंत्री जी अपने आप को कह रहे, मैं तो एनसीसी का कैडेट रहा, मैंने तो उसमें ट्रेनिंग ली, पता 35 साल तो जो मतलब तुम भीख मांग के खाते रहे, वनों में भटकते रहे, वहां पे हिमालय की गुफाओं में रहे। आपने जो है, जब करण थापड़ जी को आप इंटरव्यू दे रहे थे, और एक क्रिकेट खिलाड़ी जो कांग्रेस में नेता बन गए, उनको जब इंटरव्यू दे रहे, तो आप कह रहे मैं तो भैया मैट्रिक की पास हूं, बस वहीं तक, यानी 8वीं 10वीं की पढ़ाई है। आप बीए राजीव, हाँ बिल्कुल, क्या नाम? राजीव शुक्ला को जो है, जब उनको आप इंटरव्यू देके वो कह रहे हैं मैं तो मैट्रिक ही पास हूं। एक तरफ आप जो बीए और एमए की डिग्री दिखा रहे हो, और बीए एमए की डिग्री जिस समय की दिखा रहे हो, उस समय जो है कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं था जिनकी आप बात कर रहे हो। कहीं आप चाय बेचते हो, कहीं आप कुछ करते हो। तो प्रधानमंत्री, मैं समझता हूं उनको जो है आराम करना चाहिए और थोड़ा सा जो है जाके दिखा लेना चाहिए। मानसिक स्थिति मैं समझता हूं थोड़ा ठीक नहीं है माननीय प्रधानमंत्री की, आराम से। तो वो जो बात कह रहे हैं उनकी बात का कोई भरोसा नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए, और आने वाले चुनावों को लेकर जिस तरीके की आपकी तैयारियां हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।